स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके फेवरेट फिजिक्स के चैनल बच्चों फिजिक्स पढ़ो में। ये मोशन इन 1D का बच्चों 6 लेक्चर है। पहले 5 लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेसिक टर्म्स थी, उन सब के बारे में जान लिया था। और ग्राफ्स फिजिक्स में कैसे सॉल्व होते हैं वो देख लिया था। काइनेमेटिक्स के क्या ग्राफ होते हैं उनके भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों। आज हम बच्चों इसी मोशन इन 1D में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों अपन, और उसमें हेडिंग में लिखा हुआ है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब बच्चों जो भी पार्टिकल मोशन में रहता है अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब वो ये इक्वेशंस फॉलो करता है। तो इन इक्वेशंस को पढ़ने के लिए बच्चों कुछ वेरिएबल्स पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। और सबसे पहला वेरिएबल एक आएगा बच्चों v। इन इक्वेशंस में एक वेरिएबल v आएगा। v को नॉर्मली आपको क्या बोलना है बच्चों, इसको आप फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो बच्चों, वेलोसिटी एट t सेकेंड। तो v इन इक्वेशन में बच्चों क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट t सेकेंड। बच्चों u आपको नॉर्मली बुक्स में बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। तो आप u को बच्चों इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो बच्चों u क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, v आएगी फाइनल वेलोसिटी, t इन इक्वेशंस में बच्चों और टाइम आ जाएगा, a आएगा बच्चों इन इक्वेशंस में, उसको आपको एक्सेलरेशन मानना है। और इसी तरीके से बच्चों एक यहाँ पे s वेरिएबल आएगा, उसको आपको मानना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये 5 वेरिएबल्स हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी यूज करना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप देखते चलिए। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर उसका हम डेरिवेशन देखें तो बच्चों a की वैल्यू आपको बताई हुई थी हमने dv/dt। a की वैल्यू थी dv/dt। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dv की वैल्यू आ जाएगी a dt के बराबर, dv की वैल्यू a dt आ जाएगी। बच्चों इंटीग्रेशन अगर हम साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन का और इसमें कुछ लिमिट्स लगाते हैं तो d के आगे बच्चों t है, इधर टाइम चेंज हो रहा है, d के आगे v है, इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब टाइम 0 था बच्चों, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u मान रखी थी, लिखा भी है 0 सेकेंड की वेलोसिटी u है। टाइम फाइनली बच्चों t हो गया तो फाइनली वेलोसिटी कितनी मान लो, v मान लो। ये हमने लिमिट्स लगा दी। बताइए बच्चों dv का इंटीग्रेशन v होता और dv का इंटीग्रेशन अगर v है तो जब लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा v माइनस यू। dv का इंटीग्रेशन v था, लिमिट लगाएंगे तो बच्चों v माइनस यू हो जाएगा ये। अब बच्चों ये बताओ अगर a में कांस्टेंट मानता हूँ तब एक्सेलरेशन इस इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, ठीक है। तो a को मैंने कांस्टेंट माना तब ये a इंटीग्रेशन के बाहर आया, dt का इंटीग्रेशन बच्चों t हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी बच्चों v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन ये इक्वेशन तभी है जब एक्सेलरेशन को बच्चों आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानने से ही ये इक्वेशन आएगी, वरना अगर a की वैल्यू बच्चों t होती, चेंज हो रहा होता है एक्सेलरेशन, a की वैल्यू t हो जाती तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे t²/2 आ जाता, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनती। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। डेरिवेशन से हमें पता लग रहा है कि ये तभी लगानी है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसी में अगर एक और इक्वेशन हम आपसे पूछें तो एक इक्वेशन थी बच्चों v इक्वल्स टू dx/dt। इक्वेशन थी v इक्वल्स टू dx/dt। v की वैल्यू इस इक्वेशन से u प्लस at है बच्चों, तो ये लिख दिया u प्लस at इक्वल्स टू dx/dt। और यहीं से बच्चों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u प्लस at टाइम्स dt। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। और बच्चों अगर अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ तो बताइए बच्चों टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे dt, मतलब टाइम चेंज हो रहा है। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 मान लो, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। फाइनली बच्चों
t, टाइम की वैल्यू t हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हमने s मान लिया बच्चों। तो बताओ आप मेरे को कि dx का इंटीग्रेशन x होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होगा जब लिमिट डालोगे s माइनस 0, तो ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। u का इंटीग्रेशन u ही रहेगा, लेकिन dt से मल्टीप्लाई हो रहा है तो u इंटू डी टी, u का u रहेगा, dt का इंटीग्रेशन बच्चों t हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट टर्म थी at को dt से मल्टीप्लाई करोगे। अब वापस से अगर a में कांस्टेंट मानूंगा तभी a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा, t²/2। ये इक्वेशन भी केवल तभी फॉलो कर रही है बच्चों जब a को हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो ये इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर सकते थे। तब a की वैल्यू वैसे जैसे t रखते यहाँ पे, तो t इंटू टी t² हो जाता, तो t² का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनती। याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाने का जब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना। इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम की लिमिट 0 से t है। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखना है बच्चों, इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट, s मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 0 to t सेकेंड। बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन है अपने पास, इस सेकंड इक्वेशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है, 0 से t तक आता है। लिमिट हमेशा 0 से चालू है। इसका बच्चों यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब ये सारे पॉइंट्स याद रखना, तब इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से अप्लाई कर पाओगे। जैसे इस सेकंड इक्वेशन में बच्चों आप t की वैल्यू 10 डालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक का मिलता है बच्चों, 0 to 10 सेकेंड्स का। तो याद रखना आप कि सेकंड इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 से चालू होता है। अगर आपने t की वैल्यू 10 रखी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 0 से 10 का। अगर सेकंड इक्वेशन में आपने t की वैल्यू 30 रखी तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा मिलेगा, 0 से 30 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो सेकंड इक्वेशन का टाइम हमेशा कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है, वो दिख रहा है हमें। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद सेकंड इक्वेशन के बाद अगर हम थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन की तरफ देखें तो बच्चों एक और फॉर्मूला था हमारे पास, a = v dv/dx। एक और फॉर्मूला भी था हमारे पास, हमने बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v dv की वैल्यू आ गई a dx के बराबर। v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a dx के बराबर। और बच्चों इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया अपन ने दोनों तरफ। बताइए d के आगे x आ रहा है, x बच्चों कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 से s तक। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, u से v तक। बताओ बच्चों, इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना आता, v²/2 आता। अपर लिमिट रखोगे तो v²/2, लोअर लिमिट रखोगे तो u²/2 इक्वल्स टू। अब वापस से अगर a की वैल्यू बच्चों x होती, चेंज हो रही होती, तो a की वैल्यू चेंज होने पर आप x यहाँ पे रखते तो x का इंटीग्रेशन x²/2 आता, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आती। अगर मैं a को कांस्टेंट मानूं तो बच्चों a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x की लिमिट डालते s-0 तो a इंटू s आ जाता। 2 को मल्टीप्लाई कर देना दूसरी तरफ, इक्वेशन आ गई v² - u² इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन भी बच्चों तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। वापस से मैं बोल देता हूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी इक्वेशन तक पहुंच पाए हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कब लगानी है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कब लगानी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के समय लगानी है।
फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों याद कर लेना, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। लेकिन दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बच्चों ये एक एग्जांपल याद कर लेना ताकि कोई डाउट ना रहे कि अगर t की वैल्यू 10 डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा मिलेगा, 0 से 10 का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद करनी है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर उसमें t की वैल्यू 30 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 30 का मिलेगा। और बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख देता हूँ, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान लीजिए बच्चों आपको एक्सेलरेशन 0 दिख जाए क्वेश्चन में, बच्चों एक्सेलरेशन 0 लिखोगे ना मतलब स्पीड कांस्टेंट है। 1D में मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक्सेलरेशन मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो और या फिर स्पीड चेंज हो, लेकिन 1D में क्या है डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, तो डायरेक्शन को भूल जाइए। 1D में एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब आपको बच्चों 1D में मानना है स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और बच्चों ये बताओ अगर a को 0 रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, a को 0 रखोगे तो v इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल फाइनल स्पीड सेम वो होना भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। पर जो सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन 0 रखोगे ना ये टर्म 0 आ जाएगी और आपके पास आंसर आएगा u को अगर मैं स्पीड बोलूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस और ये टाइम नीचे आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से। तो जब भी स्पीड कांस्टेंट दिखे आप इक्वेशन लगाएंगे बच्चों स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना है एक्सेलरेशन 0 या तो इसमें एक्सेलरेशन 0 रखो वही बन जाएगा। दूसरा बच्चों अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आए तो आप कौन सी इक्वेशंस यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हैं आप ये यूज कर लेना। या फिर बच्चों क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा हो, तो बोला ना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होता है, यहाँ पे a की वैल्यू t होती तो इंटीग्रेशन t से t स्क्वायर बाई 2 मिल जाता। मतलब अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तब आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन या फिर क्या लगा सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो अपने को याद करना है बच्चों कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हो आप, 3 तरीके हैं। मतलब क्वेश्चन क्या पूछोगे आप 1D में मेरे से, या तो आप एक्सेलरेशन 0 दोगे बच्चों, एक्सेलरेशन 0 दोगे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना। एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट देते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन बच्चों वेरिएबल आएगा तो आप क्वेश्चंस में क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाने वाले हो। बच्चों बहुत ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरी फिजिक्स में आपको यूज आएंगे। तो वापस से मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ तो वेरिएबल्स हैं, v मतलब t सेकंड की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने बताई हुई है आपको, इनिशियल से फाइनल होती है, उसकी भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल्स टू u प्लस et फर्स्ट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर सेकंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as थर्ड। ये इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी लगाना बच्चों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन और क्या क्या हो सकता है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, एक्सेलरेशन t स्क्वायर दे दिया आपको, चेंज हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अपन 5 इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखेंगे, 2 और इक्वेशंस ऑफ मोशन है इन्हीं से निकलती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं टाइम इंटरवल्स ना डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ने के लिए आपको कुछ टाइम इंटरवल्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक और हेडिंग में मैं कुछ टाइम इंटरवल्स बता देता हूँ बच्चों, और टाइम इंटरवल्स मतलब कौन कौन से टाइम इंटरवल्स आपको क्वेश्चंस पढ़ोगे ना बहुत सारे टाइम इंटरवल्स दिए जाएंगे, मतलब 3 टाइम इंटरवल्स हैं, उनका मीनिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों। तो ये मैं मान लेता हूँ ये t सेकेंड है बच्चों, है ना, ये क्या हो जाएगा t-1, ये क्या हो जाएगा t-2 मान लीजिए, ये अपन मान लेते हैं बच्चों ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो ऐसे ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें ना 3 टाइम इंटरवल्स बच्चों आपको आने चाहिए। जैसे पार्टिकल बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, या फिर बोल सकता है
इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या बोलोगे बच्चों आप? कौन सा टाइम होगा इन फर्स्ट 4 सेकेंड? 0 to 4। फर्स्ट 4 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उसको आपको क्या बोलना है बच्चों? फर्स्ट 4 सेकेंड। समझ लो, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड मीन्स 0 to 10 सेकेंड। या फिर इन जनरल आपसे हम बोलते हैं कि इन टी सेकेंड्स, और आपसे क्वेश्चन में बोलते हैं इन फर्स्ट टी सेकेंड, इन फर्स्ट टी सेकेंड। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? कौन सा टाइम लेना पड़ेगा बच्चों आपको? 0 to t सेकेंड का टाइम लेना पड़ेगा। तो याद रहना चाहिए, अगर आपसे बोला कि इन t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब 0 से t सेकेंड। बताइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बताई थी मैंने, उसका टाइम हमेशा 0 से ही चालू होता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = ud + ½ t²। उसमें टाइम t होता है, अगर उस t में आप रखते हो 10 तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलता है? यही 0 से 10 का। या t रखोगे तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? 0 से t का। तो याद रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट देती है इन t सेकेंड्स में। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। t सेकेंड्स कोई बोले तो ये फर्स्ट टाइम इंटरवल याद कर लेना कि पहले 10 सेकेंड का मतलब 0 to 10, पहले t सेकेंड का मतलब 0 to t, या t सेकेंड का मतलब भी 0 से t होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप ये बताइए बच्चों मेरे को, इसको आप क्या कहने वाले हैं? इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फर्स्ट सेकेंड। ये पहला सेकेंड होता, एक ही सेकेंड है और सबसे पहला है। ये बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंड सेकेंड। है तो एक ही सेकेंड, ये है तो क्या ये बच्चों एक ही सेकेंड है, लेकिन ये सेकेंड दूसरे नंबर पे, इसलिए सेकेंड सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं थर्ड सेकेंड। बोलते हैं इसको थर्ड सेकेंड। तीसरे नंबर पे एक ही सेकेंड है बट उसका नाम थर्ड सेकेंड है। तो यहाँ से आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों थर्ड सेकेंड का मतलब कौन सा टाइम है? बताइए थर्ड सेकेंड का मतलब बच्चों याद रखना है, थर्ड सेकेंड 3 पे खत्म हो जाता है। अगर थर्ड सेकेंड 3 पे खत्म हो जाता है और एक ही सेकेंड है तो चालू कहाँ से होता होगा? वो 2 से चालू होता होगा। थर्ड सेकेंड मतलब बच्चों कौन सा टाइम लेना है आपको? 2 to 3 सेकेंड का टाइम। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में जो भी एक सेकेंड होगा, 2 से 3 के बीच में एक ही सेकेंड होगा, वो एक सेकेंड क्या होता है बच्चों? थर्ड सेकेंड होता है। 2 से 3 के बीच में एक ही सेकेंड होगा, 2 से 3 के बीच में थर्ड सेकेंड। तो याद रखना है थर्ड सेकेंड थर्ड पे खत्म होता है, चालू एक सेकेंड पहले से होता है। जैसे आपसे मैं बोल देता 10th सेकेंड क्या होगा? 10th सेकेंड मतलब 10 से एक पहले, मतलब क्या बोलेंगे उसे? 9 to 10 सेकेंड। 10th सेकेंड क्या हो जाएगा? 9 to 10 सेकेंड। समझ लो, अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों 10th सेकेंड कौन सा होगा? 10th सेकेंड मतलब है तो एक ही सेकेंड, t पे खत्म हो रहा है, तो चालू t से एक पहले क्या आता होगा बच्चों? t-1 से t तक जो भी टाइम है इसी को क्या बोलोगे? 10th सेकेंड बोलोगे। क्लियर है? बिल्कुल याद करना है अपने को। ये जो टाइम दिख रहा है इसको बोलना है आपको बच्चों 10th सेकेंड। t-1 से t के बीच में है तो एक ही सेकेंड, 10th सेकेंड t पे खत्म होता है, t से एक पहले से चालू होएगा। इस 10th सेकेंड को आप लास्ट सेकेंड भी मान सकते हो। क्वेश्चन में बोला लास्ट सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, तो मान लूंगा मैं कि पार्टिकल t सेकेंड के लिए चल रहा है और t से एक कम करूंगा तो वो लास्ट सेकेंड भी आ जाएगा। तो इसी को, ये जो लिखा है अपन ने 10th सेकेंड, इसी को बच्चों आप लास्ट सेकेंड भी क्वेश्चंस में मान सकते हैं। तो ये भी एक टाइम इंटरवल बच्चों आपको याद रखना है कि आपसे कोई बोले 10th सेकेंड का मतलब क्या होगा? 10th सेकेंड मतलब एक ही सेकेंड है, 10वां सेकेंड एक ही सेकेंड है, और 10वां सेकेंड मतलब 10 पे खत्म हो रहा है, 9 से चालू होएगा, 9 से 10 के बीच में 10वां सेकेंड आएगा। हम बोलते हैं 10 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला। 10 सेकेंड में मतलब 10 सेकेंड होने भी चाहिए, तो 0 से 10, ठीक है ना। तो इन 10 सेकेंड्स मतलब 0 to 10, और 10वां सेकेंड मतलब 9 से 10, उसको 10वां सेकेंड बोलोगे आप। और लास्ट सेकेंड या 10th सेकेंड के लिए ये बताया ही है मैंने। बताओ बच्चों, ये तो लास्ट सेकेंड था ही, इस इंटरवल को आप क्या कहते हैं? लास्ट 2 सेकेंड कह सकते थे, लास्ट 2 सेकेंड। ये लास्ट सेकेंड है तो t से 2 कम कर दोगे तो लास्ट 2 सेकेंड आ जाएगा। अगर ये t-3 तक मैं ले लेता इसे, बताओ बच्चों t से t-3, इसको क्या बोलोगे आप? लास्ट 3 सेकेंड, क्योंकि t में से 3 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? लास्ट 3 सेकेंड आ जाएगा। तो अब ये बताओ, कल को कोई पूछ ले आपसे लास्ट 5 सेकेंड क्या होगा?
तो बच्चों t में से अगर 1 माइनस करते हो तो लास्ट सेकंड, t में से 2 माइनस करते हो तो लास्ट 2 सेकंड, t में से 3 माइनस कर रहे हो लास्ट 3 सेकंड, तो लास्ट 5 सेकंड क्या होगा, t में से 5 माइनस कर देना, t माइनस 5 टू t सेकंड। इसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट 5 सेकंड। यही क्या हो जाएगा अपने पास, लास्ट 5 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो याद करना है अपने को बच्चों, ये तीनों टाइम इंटरवल अच्छे से याद कर लेना ताकि क्वेश्चंस में कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। पहले 50 मिनट में पार्टिकल कितना चला, मतलब 0 से 50 इन 50 सेकंड मींस 0 टू 50, और बोलता है 50th सेकंड 50वां सेकंड, एक ही सेकंड है उसका नाम 50वां है, तो 50th सेकंड 50 पे खत्म होता है, 49 से चालू होगा, 49 से 50 हो गया, बोलेंगे 50th सेकंड। लास्ट 10 सेकंड में कितना चला पार्टिकल, लास्ट 10 सेकंड मतलब t माइनस 10 से t तक, उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट 10 सेकंड्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये टाइम इंटरवल अपन ने बताए हैं। इसके आगे हम अगली 2 इक्वेशन ऑफ मोशन और देखते हैं, फिर इनकी कंडीशंस देखते हैं बच्चों। इसको हटा देता हूँ मैं बच्चों, और अगली 2 भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही हैं, क्वेश्चन ही हैं वैसे तो, लेकिन आप उन दोनों इक्वेशंस को याद कर लो, है ना। अपन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो है ही, 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन और आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंडीशन बताइए मैंने बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाना जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करने वाले हैं, आपसे वही बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन tth सेकेंड। अब ये बताइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट देती थी इन t सेकेंड। t सेकेंड मतलब 0 से t में। tth सेकेंड कौन सा होता है, वो अभी मैंने आपको बताया था, t माइनस 1 से t तक, उसका डिस्प्लेसमेंट अब हमें चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं अपन, वैसे ये क्वेश्चन ही है बट इससे जो इक्वेशन आएगी स्टैंडर्ड है तो वो याद ही कर लेना आप बच्चों। ये t सेकेंड है, इससे 1 सेकेंड पहले क्या आएगा, t माइनस 1 सेकेंड आएगा बच्चों। यही क्या है, tth सेकेंड है, यही tth सेकेंड है। बताइए बच्चों, वही पार्टिकल के पास इनिशियली u और a दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 वेरिएबल बताए थे, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन, तो वो सब हैं वेरिएबल्स। अब ये बताइए ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, tth सेकेंड की डिस्टेंस। ये बच्चों ऐसे निकाल सकते हो, पहले आप t माइनस 1 तक की डिस्टेंस निकाल लो, और ये 0 से t की डिस्टेंस निकाल लो, और इन दोनों को माइनस कर दो। ये जो 2 ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, ये बड़ी वाली लाइन माइनस ये छोटी वाली लाइन, वही है आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t। याद करना है, बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टाइम कहाँ से चालू होता था, 0 से। तो जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 से चालू होगा, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, बार बार मैं बोल रहा हूँ याद कर लेना, इसकी लिमिट लगाई थी हमने 0 से। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम से चालू होता है। जब भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट 0 से चालू हो, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। ये कौन सा टाइम था बच्चों, t इक्वल्स टू 0। ये कौन सा टाइम था, t सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट 0 से t तक का चाहिए, इक्वेशन यूज कर सकते हो। इस इक्वेशन में भी बच्चों टाइम कहाँ है, इनिशियली 0, और ये टाइम कौन सा है, t माइनस 1, ऊपर दिख भी रहा है t माइनस 1। बताइए ये जो ग्रीन लाइन है बच्चों, क्या ये ग्रीन लाइन भी 0 डिस्प्लेसमेंट से चालू हो रही है, मतलब टाइम 0 से चालू हो रहा है, टाइम 0 से चालू हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी बोल सकता हूँ मैं, 0 से t माइनस 1 की। ये डिस्प्लेसमेंट थी 0 से t की। ये वाली लाइन कौन सी डिस्प्लेसमेंट बता रही है, ऊपर वाली लाइन 0 से t माइनस 1 की। बच्चों जब भी टाइम 0 से चालू हो, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut, t की जगह t माइनस 1 लिख देता हूँ इस बार में, ut प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब मैंने टाइम की जगह t माइनस 1 रखा, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, 0 से t माइनस 1 का, मतलब यहाँ तक।
जब मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी रखा तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, 0 से टी तक का। याद रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टाइम 0 से ही चालू होता है। अगर आप 10 रखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 0 से 10 का। अगर आप 9 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 0 से 9 तक का। तो वही हमने यहाँ पे रख रखा है। तो बताइए बच्चों, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को एस टी कह देता हूँ। एस टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड। तो बताइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड कितना आएगा। पहले आप 0 से t का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, मतलब ये नीचे वाली स्ट्रेट लाइन, इसमें से माइनस कर दीजिए 0 से t माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से t का डिस्प्लेसमेंट में से 0 से t माइनस 1 माइनस कर दीजिए। वैल्यूज हैं ही आपके पास, लिख दीजिए, मैथ्स लगा के सॉल्व कर दीजिए। बोलिए 0 से t तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये लिखा हुआ है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप इस डेरिवेशन से बच्चों याद कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टाइम हमेशा 0 से चालू होता है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर t की जगह t है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, 0 से t का। ठीक है, माइनस करना है 0 से t माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम 0 से चालू हो आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ तक का चाहिए डिस्प्लेसमेंट, t माइनस 1 तक का। तो u t की जगह t माइनस 1, ut प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए, जब भी टाइम की वैल्यू आप t रखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टाइम 0 से चालू होता है, तो 0 से t का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर टाइम की जगह t माइनस 1 रखा है तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का 0 से t माइनस 1 तक का ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एक सुंदर आंसर आ जाएगा, जिसको आप याद भी कर सकते हो। देखो बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। ये टर्म तो है ही यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट के अंदर अब जो टर्म है वो बता दो मेरे को आप, ut माइनस यू, ये ut माइनस यू मल्टीप्लाई हो गया, प्लस a बाय 2 था ही बच्चों। t माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो ये टर्म आई है। इस टर्म में बच्चों जो टर्म कैंसिल हो रही है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये ut है, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस ut, तो ये वाली टर्म जो भी मैं सर्कल बना दूँ ये कैंसिल हो गई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ut और माइनस ut क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये बताओ, ये प्लस a बाई 2 था, ये a बाई 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये a बाई 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, a बाई 2 टी स्क्वायर। लेकिन ये माइनस अंदर जाके उसे क्या बना देगा, माइनस a बाई 2 टी स्क्वायर। तो बच्चों ये प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की ये फर्स्ट टर्म भी जब आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माइनस अंदर जाके माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल हो गया। तो ये टर्म्स अगर कैंसिल हो गई तो अब टर्म्स बाकी क्या रह गए बच्चों, बताओ। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो u बाकी रह गया, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस अंदर गया ब्रैकेट के अंदर तो माइनस a बाई 2, और ब्रैकेट में बच्चों बाकी है 1 माइनस 2t। तो बच्चों यहाँ से एस टी मतलब टीथ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा u प्लस a बाई 2, इस माइनस को अंदर ले गया मैं 2t माइनस 1। तो बच्चों याद करना है अपने को कि टीथ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अगर इसमें हम t की वैल्यू 10 डालते हैं, इसमें t की वैल्यू आप 10 डालते हो तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा मिलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 10th सेकेंड का। क्या होता है 10th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट मिलेगा फ्रॉम 9 to 10 सेकेंड के बीच में। एक ही सेकेंड है 10 सेकेंड, मतलब एक ही सेकेंड है, उसका नाम 10th है। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर t को, ये थी सेकेंड इक्वेशन, इसमें अगर t को आप 10 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा मिलेगा, 0 से 10 का। इसमें अगर t की वैल्यू 10 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों टीथ सेकेंड का, मतलब 10th सेकेंड का। अगर t को आपने 10 रखा है तो 9 से 10 का। इस इक्वेशन में 10 रखने पे 0 से 10 का, इस इक्वेशन में 10 अगर रखेंगे t की जगह तो 9 से 10 सेकेंड का, मतलब एक ही सेकेंड का। वो एक सेकेंड कौन सा होगा, 10वां सेकेंड, 12वां सेकेंड, 13वां सेकेंड, जो भी सेकेंड है वो यहाँ पे आप t की वैल्यू रख देना बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आई थी। इसके बाद
हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, फिर पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन कब कब लगानी है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको हटा ही देता हूँ मैं, और इसमें बच्चों याद रखना है ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। अभी आपको 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस बता दी हैं। एक थी x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, उसका टाइम हमेशा 0 से चालू होता है। और एक ये इक्वेशन थी u प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1, इसमें t की वैल्यू 12 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 12 सेकेंड का बच्चों, ठीक है। फिर एक लास्ट इक्वेशन और याद कर लो बच्चों, उसका भी डेरिवेशन क्या है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों, v माइनस यू इक्वल्स टू वी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। बताओ बच्चों ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय v प्लस यू। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको बच्चों 2as के बराबर लिख सकते थे आप बच्चों। v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूँ तो v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 80 लिख ली मैंने, ये v प्लस यू है, इसकी वैल्यू बच्चों 2as के बराबर है बच्चों। ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा और s की वैल्यू यहाँ से दिख रही है मेरे को v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ये 2 नीचे आ गया तो बस s की वैल्यू लिख ली v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये है बच्चों हमारे पास एक फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको आप याद कर लेना, s इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो ये पांचों इक्वेशन ऑफ मोशंस बच्चों अपने को याद करनी है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, टीथ सेकेंड के लिए u प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1 और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये पांचों इक्वेशंस हैं बच्चों। कब कौन सी इक्वेशन लगानी है वो भी मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अब मैं बताने वाला हूँ, वो आप अच्छे से सुनो कि कब कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन क्या बोल रही है आपसे वो समझो। फिर इसके क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, हर चैप्टर्स में बनते हैं, वो आप देखते चलना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये इक्वेशन हम और याद कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू होती है v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब अपने को ये व्हेन टू अप्लाई दीज इक्वेशंस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन एक और हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों, व्हेन टू अप्लाई विच इक्वेशन। तो याद करना है बच्चों, अब ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपको मैंने सबसे पहले बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी लगाना जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने पे कौन सी इक्वेशन लगाएं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो बच्चों ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन लिखी हुई है एस टी इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1। फिफ्थ इक्वेशन भी है, वो तो अलग से, वो मैं अभी बता दूंगा आपको बच्चों। अब याद रखना, आप कोई आपसे पूछे इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते क्यों हैं, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब अगर पार्टिकल मोशन में होगा तभी ये इक्वेशंस लगेंगी। आप 1D का फर्स्ट लेक्चर देख रहा, मैंने आपको कॉज ऑफ मोशन बताया था कि मोशन का कारण क्या होता है। बच्चों मोशन के 2 कारण होते हैं, या तो आप पहले से ही भाग रहे हो तो आप मोशन में हो गए। पहले से भागने को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तब आप मोशन में होगे, और अगर आप पहले से नहीं भाग रहे हो, हमने धक्का दे दिया आपको, तब भी आप मोशन में होगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है मोशन के 2 कारण होते हैं। मोशन का एक कारण होता है इनिशियल वेलोसिटी और मोशन का एक कारण होता है धक्का देना। धक्के को फोर्स बोलते हो बच्चों, फोर्स को ही एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप। F इक्वल्स टू ma होता है ना, तो फोर्स होने का मतलब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। मतलब बच्चों मोशन के 2 कारण होते हैं। मोशन का एक कारण होता है u और मोशन का एक कारण होता है a, u और a। आप देख लीजिए इन सारी इक्वेशंस में u और a आएगा। देखिए इन सारी इक्वेशंस में u और a दिख रहा है क्या आपको? u और a हर इक्वेशन में दिखेगा। क्यों दिख रहा है u और a हर इक्वेशन में? क्योंकि बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मोशन के सारे कारण होने चाहिए ना इसमें। तो मोशन के सारे कारण मतलब u और a हर इक्वेशन में है। और बच्चों जो चीज़ सबके पास होती है उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। मतलब u और a को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो चीज़ें दिखी हुई है ना
तब ये इक्वेशंस लगाना। कहने का क्या मतलब है, आप बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन कब अप्लाई करोगे, बताओ u और a के अलावा बाकी क्या रह गया, फाइनल वेलोसिटी और टाइम बाकी रह गया ना। ये इक्वेशन आप तभी अप्लाई करना व्हेन यू वांट फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। समझ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का कोई भी रिलेशन चाहिए तब ये फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना। u और a तो सब में आता है, वो तो इक्वेशन का कॉज है, मतलब मोशन का कॉज है कि मोशन क्यों हो रहा है, u या a के कारण हो रहा है। समझ रहे हो आप। तो u और a के अलावा जो चीजें दिखे ना वो आपको बता रही है कि कब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। u और a हटा दो तो बचाओ, इधर तो केवल बच्चों t ही बाकी रह गया, इधर डिस्प्लेसमेंट s बाकी रह गया। सेकंड इक्वेशन तब लगाना जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कोई रिलेशन चाहिए हो। समझ रहे हो, u और a हटा देना वो मोशन का कारण होता है। u और a हटाने के बाद इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए तो सेकंड इक्वेशन। बच्चों थर्ड इक्वेशन कब लगेगी, u और a हटा दो तो फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए। फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो बच्चों थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, कब कौन सी इक्वेशन लगानी है वो बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ इक्वेशन का तो बच्चों आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल जाएगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड। ये तो खुद अपने आप में क्वेश्चन था एक, है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, 11th सेकेंड, 50th सेकेंड, तो ये इक्वेशन लगा देना। तो क्वेश्चन में लिखा होगा तो ये मेंशन कर लेना। और क्या क्या बातें सब मैं बता देता हूँ कब कब ये इक्वेशंस लगानी है। तो बच्चों याद करना है, u और a सभी में आता है तो u और a हटाइए, और u और a हटाने के बाद फाइनल वेलोसिटी अगर टाइम की टर्म्स में पूछे तो फर्स्ट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम की टर्म्स में पूछे सेकंड इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में पूछे थर्ड इक्वेशन, और tth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो फोर्थ इक्वेशन। या तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, या फिर बच्चों और कैसे इक्वेशन लगा सकते हैं। एक और तरीका है कि कौन सी इक्वेशन कब लगाएंगे। देखिए बच्चों, हमने शुरुआत में ना इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 वेरिएबल्स बताए थे आपको, 5 वेरिएबल्स v, u, a, t और s। ध्यान से देखेंगे ना इक्वेशंस को, हर इक्वेशन में केवल 4 ही वेरिएबल होते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में v, u, a और t है, डिस्प्लेसमेंट गायब है। समझ रहे हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ऑब्जर्वेशन निकाला हुआ है मेरा कि हर इक्वेशन में 4 ही वेरिएबल्स होते हैं। तो आप ये बताओ, मान लो मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं है आपसे, ना तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो बताओ इस फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है और तुमने कोई ऐसी इक्वेशन लगा ली जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अब वो डिस्प्लेसमेंट पूछा तो गया नहीं था, तो आपको एक और नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे वो डिस्प्लेसमेंट ला के वहाँ पे रखोगे। तो जो काम एक इक्वेशन से हो रहा था उसके लिए 2-2 इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, बढ़ जाएगा, सवाल लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, नहीं हो पाएगा सवाल। तो याद करना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में कब लगानी है फर्स्ट इक्वेशन, जब डिस्प्लेसमेंट नॉट गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट जब गिवन भी ना हो और पूछा भी नहीं गया हो, नॉट आस्क्ड। तो सिंपल से अपने फंडे हैं कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं आएगा। सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी दिख रही है क्या बच्चों, अगर क्वेश्चन ने फाइनल वेलोसिटी ना तो दी है ना तो पूछी है, क्रॉस मतलब वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ना तो दी है ना तो पूछी है, तब आप सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो बच्चों। थर्ड इक्वेशन, टाइम दिख रहा है कि थर्ड इक्वेशन में, अगर बच्चों टाइम ना तो दिया गया है ना तो पूछा गया है, टाइम ना तो दिया गया है ना तो पूछा गया है, तब आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन तो है ही अपने पास tth सेकंड के लिए। तो आपको याद करना है बच्चों, जब भी आपसे पूछे कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, 2 रीजंस हैं, u और a के अलावा पैरामीटर्स देखिए, या कौन सा पैरामीटर नहीं है वो देखिए। ठीक है, पैरामीटर्स अदर देन u एंड a एंड विच पैरामीटर इज नॉट गिवन, ये 2 क्राइटेरिया हैं। ये तो क्या कारण था, अदर देन u एंड a, u और a के अलावा क्या चीज़ें हैं तब वो इक्वेशंस लगाना, या फिर कौन सा वेरिएबल है ही नहीं इक्वेशन में, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी इक्वेशन काम करेगी। चलिए, उसके बाद मेरे को इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों याद कराना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कई बार मैंने बोल दिया, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा डिस्प्लेसमेंट देगी बच्चों, 0 से t सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देगी। याद करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा डिस्प्लेसमेंट देगी, 0 से
t सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देगी। एक और मेरे को पॉइंट याद कराना है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के पीछे पड़ गया हूँ मैं एकदम, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्लियर नहीं होता है बच्चों को। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ना मैं टुकड़ों में आपको बता देता हूँ बच्चों। टुकड़ों का मतलब क्या है, ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों तोड़ लो आप। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 दिया होता तो क्या s की वैल्यू ut आ जाती बच्चों, है ना, एक्सेलरेशन को 0 रख देते तो s की वैल्यू ut। और अगर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 दी होती तो क्या s की वैल्यू हाफ at स्क्वायर आ जाती बच्चों। तो अब मैं याद करूंगा, अगर पार्टिकल के पास केवल स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, अगर पार्टिकल के पास केवल स्पीड है, ओनली स्पीड है, केवल स्पीड वाला पार्टिकल कितना चलता होगा ut। ओनली स्पीड मतलब चलने के दो कारण होते हैं, पता है ना, मोशन के दो कारण होते हैं, u और a। अब मैं बोलूँ पार्टिकल ओनली है u, मतलब एक्सेलरेशन 0 कर दो। अगर पार्टिकल के पास केवल a है, पार्टिकल के पास केवल एक्सेलरेशन है, तो मोशन का दूसरा कारण u 0 कर दो, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ पार्टिकल के पास केवल u है, केवल स्पीड वाला पार्टिकल कितना चलेगा बच्चों ut, केवल एक्सेलरेशन वाला पार्टिकल कितना चलेगा बच्चों हाफ at स्क्वायर। और पार्टिकल के पास u और a दोनों होता तो वो पार्टिकल कितना चलता ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समझ रहे हो आप। तो ये जो अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टाइम 0 से चालू होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तोड़ लीजिए, केवल स्पीड वाला पार्टिकल ut चलेगा, केवल एक्सेलरेशन वाला पार्टिकल हाफ at स्क्वायर चलेगा। और पार्टिकल के पास u और a दोनों होता तो पार्टिकल कितना चलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर चलेगा। चलिए, ये चारों इक्वेशंस के बारे में पॉइंट हो गए। फिर बच्चों एक फिफ्थ इक्वेशन आई थी। फिफ्थ इक्वेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u प्लस v/2 इंटू t। तो बच्चों ये इक्वेशन कब लगानी है आपको, एक तो इस इक्वेशन मतलब यही अपन देख रहे हैं व्हेन टू अप्लाई दिस इक्वेशन। बच्चों ये इक्वेशन तब लगाना, दो आपको सिचुएशन मिल जाएगी, या तो एक्सेलरेशन नहीं हो आपके पास, देखिए यही इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, बाकी सब में एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन नहीं दिया हो फिर भी क्वेश्चन पूछा हो तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। या फिर बच्चों ये इक्वेशन आप तब लगाना जब आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए हो। एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं पाओगे। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चंस में आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों मेरे को दिख रहा है u प्लस v/2, दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम u प्लस v/2। तो याद करना है फिफ्थ इक्वेशन कब लगानी है अपने को, जब या तो एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा बच्चों, और या फिर हम आपसे क्या पूछ लेंगे, एवरेज वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम आपसे पूछें तब भी आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो ये इक्वेशन बच्चों आप इन कंडीशंस में लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी के अपन क्वेश्चंस देख लेंगे और उसी में अपन बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे क्वेश्चंस में, वो आप और देख लेना। इधर बच्चों एक क्वेश्चन या एक पॉइंट अभी अपन और लिखेंगे। ये बताओ, जैसे ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमने तो वेक्टर साइन लगाया नहीं है इन इक्वेशन में। क्यों वेक्टर साइन नहीं लगाया है वो आप बताओगे क्या मेरे को, मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, अगर 1D की बात करते हैं हम, 1D की बात, तो 1D में बच्चों केवल स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का काम प्लस माइनस से चल जाता है, आगे जाने को प्लस, पीछे जाने को माइनस बोल देते हो। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन 1D में लगाते हो तो 1D में आप प्लस माइनस से काम चला सकते हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन आपको मिलती हैं तब बच्चों आपको इन सब वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। वेक्टर साइन लगाने का मतलब क्या होता है, उन क्वांटिटीज़ को आई कैप या जे कैप में लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन भी मैं इसमें भी बताता हूँ आपको, तो इसको हटाता हूँ मैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। पॉइंट भी लिखवा देता हूँ अभी। तो ये सब याद कर लेना बच्चों। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन
आपसे कोई भी पूछे कि वेलोसिटी तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, तो वेक्टर साइन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो आप उसे बोलना बच्चों कि अगर 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो तो हम वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, हम काम किससे कर सकते हैं, प्लस और माइनस से काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट एक जो है ना वो आप लिख लो कि एक पॉइंट में ऐसे लिख लेना बच्चों, व्हेन इक्वेशन ऑफ मोशन, when equation of motion are used in 1D, then vector quantities will be represented by plus and minus, and if these equations are used in more than one direction, then vector quantities will be used with I cap, J cap and K cap। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये एक स्पेशल नोट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। याद करना है बच्चों, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर रहे हो 1D में, तो 1D में आप केवल क्या यूज करोगे, प्लस और माइनस साइन। लेकिन अगर दोनों रेड से कर रखा है, 1D में क्या करना है, प्लस और माइनस साइन। अगर मोर देन वन डायरेक्शन है तो बच्चों आपको इनमें क्या करना पड़ेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या गलती हो सकती है, क्वेश्चंस देखते हैं और इससे आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन में ये लिखिए बच्चों कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ initial speed 3 meter per second and perpendicular acceleration of 4 meter per second square acts on it for 4 seconds, find displacement। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जब भी करें आप पूरी फिजिक्स में, एक्सेलरेशन बताएं मेरे को कितना है। बच्चों इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो शुरुआत के हर क्वेश्चन में मैं सारी क्वांटिटी बता देता हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन लगाओगे बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, और आपको टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम की कोई इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। तो बताओ बच्चों, s की तो वैल्यू चाहिए थी मेरे को, तो s की वैल्यू ये इधर लिख रहा हूं मैं, s की वैल्यू मैं लिखता u की वैल्यू कितनी थी बच्चों, इनिशियल स्पीड 3, तो 3 लिख दिया। t की वैल्यू बच्चों 4 है, 4 लिख दिया, प्लस हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू बच्चों 4 है, 4 t स्क्वायर मतलब फॉर 4 सेकेंड तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना आ जाता है, 12 प्लस ये कितना आता है बच्चों, 2 इंटू 32 आ जाता, मतलब है ना, कितना आता, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2 32 आता, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना आ जाता बच्चों, 44 मीटर।
ये जो 44 मीटर आया है, पहले हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने क्या लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया था तो हमने कौन सी इक्वेशन लगाई बच्चों, सेकंड इक्वेशन लगाई, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उससे ये आंसर आया है बच्चों। ये जो आंसर है बहुत ध्यान से देख लेना, ये आंसर बच्चों रॉन्ग है, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है, आपको रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। देखिए इक्वेशन तो यही है, लेकिन ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन ने बोल रखा है इनिशियल स्पीड 3 है, तो मैंने शो कर दी इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये एक इसमें बहुत ही खास वर्ड है, ये लिखा है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मतलब बच्चों क्या है, अगर स्पीड इधर है तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लग रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक से ज़्यादा डायरेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे स्पीड एक्स डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में, तो लिख दीजिए कि यहाँ पे बच्चों क्या है, दो डायरेक्शंस हैं। अगर दो डायरेक्शंस हैं तो आपको मैंने लिखवाया था मोर देन वन डायरेक्शन में आई जे के का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको आई कैप जे कैप के कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो वेक्टर्स बनाया गया कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो। तो अभी इक्वेशन यही है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज भी यही हैं, बट आंसर देखिए s इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3, लेकिन मान लीजिए वो इनिशियल स्पीड आई डायरेक्शन में थी तो u की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3i कैप, टाइम t को बच्चों 4 लिखना पड़ेगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो बच्चों 4j कैप लिखना पड़ेगा टाइम बाई 4 का स्क्वायर। जब भी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, याद कर लीजिए बच्चों, आई कैप जे कैप के कैप लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो ना, आप इक्वेशन केवल ऐसे ना लिखा करें, आप वेक्टर साइन का इस्तेमाल किया करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। जब भी ये वेक्टर साइन लगाओगे तो दिमाग में चलना चाहिए कि अब हमें आई जे के लिखना पड़ेगा, तभी वेक्टर क्वान्टिटी बनेगी है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ पे आएगा बच्चों, वो आएगा 12 आई कैप प्लस 32 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों √12 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, दिस मच मीटर, 44 नहीं आएगा, √12 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर आएगा। तो गलत है ये आंसर, क्योंकि आपको बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक डायरेक्शन में लगे तो प्लस और माइनस से आंसर आ जाएगा, और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा रहे हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में लगेगी लेकिन एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, तो आई कैप जे कैप के कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन मैंने बता दिए हैं, कब कौन सी इक्वेशन लगानी है वो बता दी है, कब वेक्टर का साइन लेना है, कब आई जे के लेना है, कब नहीं लेना है वो भी बता दिया है आपको। आइए अब इस चैप्टर में 1D पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इस चैप्टर में एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी नहीं एक्चुअली, इसलिए इस चैप्टर में हमें कभी वेक्टर साइन नहीं लगाने हैं, हमारा काम केवल प्लस माइनस से हो जाएगा। तो ऑल्दो हम इस चैप्टर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाएंगे, लेकिन पूरी फिजिक्स में कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए एक से ज़्यादा डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो बच्चों आप आई जे के ज़रूर लगाएं उसमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी बहुत जितना इस लेक्चर में टाइम बाकी है, हम थोड़ी सी और इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉइंट सारे बता दिए हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी कब, वो पहले क्लियर होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब लगती है, और याद करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगाएं तो एक ही डायरेक्शन में आई जे के मत लगाइए, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में आई कैप जे कैप के कैप बच्चों ज़रूर लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आइए बच्चों और प्रैक्टिस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इफ़ अ बुलेट, क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों, इफ़ अ बुलेट इज़ फायर्ड
on a wooden block, it loses 1/10 of its speed when it comes out. Find minimum number of blocks required to stop it. तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है बोला हुआ है कि एक बुलेट को फायर करते हैं, किसी लकड़ी के टुकड़े पे फायर करते हैं, जब लकड़ी के टुकड़े से वो बाहर आती है तो अपनी 1/10 स्पीड खो देती है वो। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है ऐसे कितनी बुलेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी ये पूछा है। तो बच्चों आंसर में बताइए आप मेरे को, अपन ना फिजिक्स में सिचुएशन बनाते चलो आप आ जाएगा आंसर। क्या बोला हुआ है, इफ अ बुलेट इज फायर्ड ऑन वुडन ब्लॉक, तो ये एक वुडन ब्लॉक मान लो बच्चों, इस पे बुलेट फायर की है, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है बच्चों, u होती। जब बुलेट बाहर आ रही है तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, u माइनस यू बाई 10। स्पीड 1/10 कम हो गई तो u माइनस यू बाई 10 मतलब कितनी बाकी रह गई, 9u बाई 10। एलसीएम ले लेंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो ऐसे मिनिमम कितने ब्लॉक्स चाहिए बच्चों, हमने ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए 1 2 और ऐसे कितने ब्लॉक्स लगा दिए, मान लीजिए n ब्लॉक्स लगा दिए। यही n चाहिए आपको कि ऐसे कितने ब्लॉक्स लगा दें, कितने ब्लॉक्स लगा दें कि इनिशियली अगर मान लीजिए u से बुलेट आती है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। u से बुलेट आती है और फाइनली रुक जाएगी मान लिया n ब्लॉक्स लगाने पर। अब ये बताओ बच्चों, एक ब्लॉक की अगर विड्थ आप x मानते तो बच्चों ऐसे ये n ब्लॉक्स की विड्थ कितनी आ जाएगी, n इंटू एक्स। एक ब्लॉक की कितनी आ जाएगी x, तो n ब्लॉक्स की कितनी आ जाएगी n इंटू एक्स। ये सब बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने बना लिया कि एक ब्लॉक से बाहर आने पे स्पीड u बाई 10 से कम हो गई तो n ब्लॉक्स से निकलने के बाद रुक जाएगी, n की वैल्यू कितनी है वो बतानी है बच्चों। इन सब क्वेश्चंस में मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप ये बताओ कौन सा वेरिएबल जिक्र ही नहीं किया गया जिसका। इस क्वेश्चन में बच्चों टाइम जो है ना, वो टाइम न तो दिया गया है न पूछा गया है। टाइम दिया गया है क्या, टाइम पूछा गया है क्या, वो इक्वेशन लगाओ जिसमें टाइम नहीं आता है, क्योंकि अगर टाइम वाली कोई इक्वेशन लगाई तो फिर वो टाइम हटाना भी पड़ेगा आपको। तो टाइम किस में नहीं आता है, थर्ड इक्वेशन में नहीं आता है, वो थर्ड इक्वेशन से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फिजिक्स बस इतनी सी देर के लिए थी, ये सब तो इंग्लिश पढ़ के अपन ने बनाया। फिजिक्स या कंसेप्ट केवल 1 सेकंड के लिए लगा कि टाइम ना तो दिया गया है ना पूछा गया है, तो आप थर्ड इक्वेशन लगाइए जिसमें टाइम नहीं आता है, उससे आंसर आ जाएगा। ये बच्चों ये दी गई है फर्स्ट सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन थी ना, इस पहली सिचुएशन में लगाओ वही वी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, v मतलब फाइनल स्पीड आप देखोगे तो कितनी है फाइनल स्पीड, 9u बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई कितनी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 9u बाई 10 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax। ये आ गया बच्चों। इसमें अगर एलसीएम लेते तो ये 100 था तो 100 इधर चला जाता, 9 का स्क्वायर कितना होता, 81 माइनस 100 मतलब माइनस 19u स्क्वायर बाई 100। इसकी वैल्यू आती बच्चों 2ax के बराबर। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का एलसीएम लिया तो 81 माइनस 100 मतलब माइनस 19। चलो ये ना फर्स्ट इक्वेशन कह दी हमने, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी टाइम नहीं दिया गया है बच्चों, वापस से वही इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2a। इस बार बच्चों n ब्लॉक्स है तो एक ब्लॉक की अगर विड्थ x थी तो n ब्लॉक की विड्थ nx हो जाएगी बच्चों। ये कितना है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स। बच्चों बताओ यहाँ पे n के अलावा 2ax बाकी है, 2ax की वैल्यू तो ये लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन से, 2ax की वैल्यू आ गई माइनस 19u स्क्वायर अपॉन 100। माइनस से माइनस कैंसिल होगा बच्चों, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू n इंटू 19 बाई 100 दिख रहा है, मतलब n की वैल्यू है 100 बाई 19।
100/19 बच्चों 5 से तो बड़ा ही नंबर आएगा, 5.3, 5.2। तो बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब 5 ब्लॉक को तो ये बुलेट पूरी पार कर जाएगी, 6th ब्लॉक का भी 30%, 0.3 में रुक जाएगी, 6th ब्लॉक के 0.3 में, है ना, क्योंकि 5.3 मतलब 5 ब्लॉक तो खत्म ही कर देगी वो, उसको पेनिट्रेट कर देगी, 6th ब्लॉक में आके रुकेगी। तो अगर मिनिमम ब्लॉक्स आपसे कोई पूछ रहा है तो मिनिमम ब्लॉक्स बच्चों 5 मत बोलना, 6 बोलना। 5 बोलोगे तो शहीद हो सकते हो, क्योंकि 5 ब्लॉक के बाद नहीं रुकेगी वो, 5 ब्लॉक के आगे जाएगी, 6th ब्लॉक में 0.3 में रुकेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो आपसे कोई पूछता है तो इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बच्चों आएंगे 6, ठीक है। कंसेप्ट फिजिक्स के हिसाब से इतना है कि टाइम नहीं दिया गया था, जब टाइम नहीं दिया हो तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन वो आप अगर लगाते हो s = ut + ½ at², तो इसका आंसर आ जाएगा। और तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड मतलब एक शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों नंबर ऑफ ब्लॉक्स या मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स। वो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स का बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला है n²/2n-1, जहाँ n कैसे निकालोगे बच्चों, स्पीड कितनी हो गई, 1/10 हो गई थी ना स्पीड, तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो वो n की वैल्यू, स्पीड 1/10 हो गई तो n की वैल्यू 10 मान लेना, स्पीड अगर 1/20 है तो हो गई तो n की वैल्यू 20 मान लेना। बताओ बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखोगे, 10²/2 × 10-1, ये 100/19 दिख रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 2 × 10 20 - 1 90। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स वापस 100/19 आ गए, 100/19 ही था आंसर, तो वही आंसर आ जाएगा 100/19 मतलब वही 5.3, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको कितने चाहिए होंगे, 6 मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आप फिजिक्स भी सीख लीजिए, कुछ छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूलेज हैं वो भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। चलो इसको हटा देता हूँ बच्चों मैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन की बच्चों बहुत सारी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में भी। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करते हुए अपन एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पता लगाना कब कौन सी इक्वेशन लग रही है। अगर आप इक्वेशंस का सही से पता लगा लोगे बच्चों तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लिखे यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप ये लिखिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ अ पार्टिकल starts from rest with acceleration alpha for some time, then retards with beta and finally stops find के बाद बच्चों क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अपने को रेशियो ऑफ टाइम चाहिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और बच्चों बोला हुआ है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। और थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ टोटल टाइम इज टी देन मैक्सिमम स्पीड। तो जो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट से चालू होता है, उसका एक्सेलरेशन अल्फा है कुछ टाइम के लिए, फिर रिटार्ड्स होता है बीटा से, फाइनली रुक जाता है। फाइंड करना है हमें, रेशियो चाहिए टाइम का, कितनी देर के लिए वो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन किया, क्या उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में, और टोटल टाइम अगर टी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है अपने को, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए बच्चों
क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ कहाँ से, रेस्ट से, तो यू कितना मान लो, 0 मान लो। और क्वेश्चन बार बार पढ़ने के बजाय चीज़ें बना लिया करो, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू हुआ, कुछ देर के लिए बच्चों इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा, कुछ देर के लिए एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है। उसके बाद इसका बच्चों रिटार्डेशन करना है आपको बीटा, और फाइनली वो रुक गया, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ठीक है। अब टाइम मान लेता हूँ मैं, एक्सेलरेशन का टाइम t1, रिटार्डेशन का टाइम t2, t1 t2 का रेशियो चाहिए अपने को। ये बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना होता है। मान लीजिए एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे बच्चों स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v हो गई। फिर बच्चों ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन के बाद स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। चलिए अब ये बताओ जो फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी, अब ये तो सब क्वेश्चन ने बोला इंग्लिश में लिखा हुआ था तो ये सब बना लिया। फिजिक्स बच्चों बस 1 सेकंड के लिए है। बताइए इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ना तो दिया हुआ है। वो इक्वेशन लगाइए जिसमें नहीं आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में नहीं आता है, ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा। बस इतना कंसेप्ट है फिजिक्स का। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, v = u + at। बताओ बच्चों इस रास्ते में फाइनल वेलोसिटी, इस रास्ते की फाइनल वेलोसिटी v दिख रही है, इस रास्ते की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 0, एक्सेलरेशन है प्लस अल्फा, टाइम t1 मान लो। इस रास्ते में भी बच्चों वही इक्वेशन है, v = u + at। बताओ इस रास्ते की बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस रास्ते की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इस रास्ते की इनिशियल वेलोसिटी, इस रास्ते की इनिशियल वेलोसिटी v आ जाएगी। बच्चों रिटार्डेशन ध्यान देना, रिटार्डेशन को माइनस लिखना है अपने को, ठीक है, माइनस में लिखना है। रिटार्डेशन मतलब आप आगे भागोगे, हम पीछे खींचेंगे आपको। तो बताओ हमने इनिशियल वेलोसिटी v मानी, v के आगे प्लस साइन लगाया हुआ है, कुछ नहीं लगाया हुआ था। तो अगर v प्लस में है तो आप पीछे खींचोगे तो रिटार्डेशन को माइनस में मान लेना, टाइम t2 है। बताओ ये बीटा t2 इधर आ जाएगा। तो बताओ इन दोनों इक्वेशंस से आप ऐसे लिख सकते थे क्या, v की वैल्यू अल्फा t1 है तो साइड में मैंने लिख दिया अल्फा t1। ये v की वैल्यू कितनी है, अल्फा t1। इस इक्वेशन से v की वैल्यू बीटा t2 भी है, बीटा t2। यहाँ से बच्चों अगर t1/t2 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन के लिए वापस से मैं बना लेता हूँ बच्चों। क्वेश्चन ने बोला हुआ है इनिशियल स्पीड 0 है, कुछ देर तक एक्सेलरेशन अल्फा हुआ। बताइए बच्चों जब एक्सेलरेशन अल्फा हुआ तो स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v हो गई। फिर बच्चों रिटार्डेशन बीटा हुआ और फाइनली पार्टिकल रुक गया। ये सब दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट s1, रिटार्डेशन का डिस्प्लेसमेंट s2। क्वेश्चन ने यही बोला है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में रेशियो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये बताना है। फिजिक्स केवल इतनी सी है बच्चों। अब इस सवाल में ना टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में नहीं पूछा है, ना तो टाइम दिया हुआ है। वो इक्वेशन लगाओ बच्चों जिसमें टाइम न तो आता है न तो दिया जाता है। कौन सी इक्वेशन है जिसका टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। v² - u² 2s, उसमें टाइम नहीं आता है, लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो ये इस फर्स्ट पार्ट के लिए लगाओ, v² - u² = 2as। बताओ इस पार्ट में बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल v², इनिशियल 0, 2α/s1, 2α/s1 आ जाएगा। इस सेकंड पार्ट में बताओ बच्चों वापस से इक्वेशन लगाई, v² - u² = 2as। बताओ फाइनल वेलोसिटी, इस पार्ट में बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इस पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है v² = 2 बच्चों, रिटार्डेशन माइनस बीटा इंटू s2। बताओ यहाँ से v² की वैल्यू बच्चों 2α/s1 आ रही है, यहाँ से v² की वैल्यू 2βs2 आ रही है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी v² की वैल्यू है, ये भी v² की वैल्यू है बच्चों। दोनों वैल्यूज को आप सेम कर लो। बताओ कितनी है, 2α/s1 को किसके बराबर कर लो आप, 2βs2 के बराबर कर लो, क्योंकि दोनों v² की वैल्यू थी। तो s1 2 से 2 कैंसिल हो गया, s1/s2 की वैल्यू कितनी आ रही है, s1/s2 आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। s1/s2
S1/S2 कितना आ जाएगा बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में टोटल टाइम टी दिया हुआ है। अब ये बताओ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से T1/T2 का रेशियो कितना आया है? T1/T2 का रेशियो आया था बच्चों β/अल्फा। T1/T2 का रेशियो कितना आया था? β/अल्फा आया था। बच्चों रेशियो आपको लेना आना चाहिए। जैसे किसी चीज़ को 1:4 में अगर डिवाइड करना है तो 1 और 4 का टोटल 5 होता है, तो 1 वाले को कितना मिलता है? 1/5, और 4 वाले को कितना मिलता है? 4/5। मान लीजिए 10 रुपए को 1:4 में बांटना होता तो 1 वाले को मिलता 1/5 ऑफ 10 रुपीज़, 4 वाले को मिलता 4/5 ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, 1:2 में बांटना पड़ेगा तो 1 + 2 3 हो जाता है, तो 1 वाले को 1/3 मिलेगा, 2 वाले को 2/3 मिलेगा। तो ये अगर रेशियो आता है तो बच्चों वैसे ही आंसर आ जाएगा। बताइए मेरे को, थर्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या T1/T2 का रेशियो β/अल्फा दिया हुआ है अपने को, तो T1/T2 अगर β/अल्फा है तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बताइए, बीटा प्लस अल्फा कितना हो गया? डिवीजन में अल्फा प्लस बीटा, तो और T1 को बीटा पार्ट मिलने वाला है तो ऊपर बीटा लिख दिया। तो T1 को कितना रेशियो मिलेगा बच्चों? बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इतना रेशियो मिलेगा टोटल टाइम का। T1 को बीटा रेशियो मिलेगा, बीटा किस में से? अल्फा प्लस बीटा में से, ऑफ टोटल टाइम T दिया हुआ है। ये बताओ बच्चों मेरे को कि जब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल एक्सेलरेट करते करते स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यही v क्या है बच्चों? मैक्सिमम स्पीड है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके आगे तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसके आगे तो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो बच्चों क्या v ही मैक्सिमम स्पीड है? हाँ, v ही मैक्सिमम स्पीड है। v का फॉर्मूला अल्फा T1, v की वैल्यू कितनी है? अल्फा T1। T1 की वैल्यू है बच्चों आपके पास, मैक्सिमम स्पीड आ गई अल्फा, इंटू ये वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यही पॉइंट है जो अपने को आने चाहिए। अपन आगे के 1-2 लेक्चर्स में भी इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यूजफुल लिंक्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, आप उनका यूज़ कीजिए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।